स्वागत है आपका एक कैंपस के YouTube चैनल पे। मैं नवीन हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब क्या है? सिंपली देखें तो अपवाह तंत्र मतलब नदी या नदियों का तंत्र। अब राजस्थान में जो भी परीक्षाएं होती है उनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में उनसे सवाल आना एकदम निश्चित है और नदी भी ऐसा ही टॉपिक। हर परीक्षा में 100 सवाल तो इसका निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़ा ही सरल सा टॉपिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे और झट से इनका आंसर आराम से हम दे सकते हैं। अब नदी से जुड़े हुए जो सवाल है उनकी कैटेगरीज एकदम फिक्स है। 5 चीजें जो है, 5 चीजें नदी से जुड़ी हुई पूछी जाती है सभी परीक्षाओं। क्या क्या है? सबसे पहले नदी का उद्गम स्थल क्या है? नदी का उद्गम स्थल क्या है? फिर आ जाएगा नदी का अपवाह क्षेत्र, नदी का अपवाह क्षेत्र। फिर नदी का संगम स्थल, नदी का संगम स्थल। इसके बाद चौथा आ जाएगा इस नदी की सहायक नदियां कौन सी है? इस नदी की सहायक नदियां कौन सी है? और 5वीं चीज आती है विशेषताएं। विशेषताओं में मुख्य रूप से क्या पूछा जाएगा कि जैसे इस नदी पर बांध कौन से हैं, नदी के जुड़े हुए उपनाम क्या क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारी जाती है वो, या फिर कई दफे पूछ लिया जाता है इससे जुड़ी हुई कोई परियोजना है तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नदी से जुड़े हुए प्रश्न में केवल ये 5 चीजें जो है ना, इन्हीं पे सवाल आता है। एकदम सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। या तो किसी नदी का उद्गम स्थल, जैसे लूणी नदी है तो लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सीधा सवाल यही होता है। लूणी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ अजमेर। या उसका अपवाह क्षेत्र कौन सा? अपवाह क्षेत्र का मतलब ये हो जाएगा जिले, किन किन जिलों से होकर नदी गुजरती है। या उसका संगम स्थल, अब नदी जो है अपना जल कहीं ना कहीं लेके जाती है। एक नदी या दूसरी नदी में लेके जाती है, या किसी झील में लेके जाती है, या किसी महासागर में लेके जाती है। तो यह क्या हो जाएगा? संगम स्थल का। और इसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण सहायक नदियां। ये नदी जो होती है, एक नदी का तंत्र बहुत सारी नदियों से मिलके बनता है, तो उसकी सहायक नदियां कौन सी है या उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी है। या इसके बाद विशेषता, बांध हो सकता है, कोई उपनाम हो सकता है, कोई परियोजना या और भी कुछ हो सकता है। तो इसमें इन 5 में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उद्गम स्थल और सहायक नदी। तो नदी से जुड़े हुए क्वेश्चंस में 80% से अधिक क्या पूछा जाता है? या तो उद्गम स्थल या सहायक नदियां। कभी कभार अपवाह क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है या विशेषताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। तो आपने देखा ये एकदम सिंपल, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, झट से आंसर हम इसका कर सकते। ठीक है। अब गर्मी एकदम उफान मार रही है तो नदी के ठंडे ठंडे जल में गोते लगाते हैं और आनंद और सुकून का एहसास करते हैं। तो ये जो चेहरे पे मुस्कान आई है उसी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे अपवाह है क्या, इसका अर्थ क्या है, अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह तंत्र का महत्व क्या है, और हम इनके अर्थों को जानेंगे। और साथ ही साथ में राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का अपवाह तंत्र पर क्या प्रभाव है। ठीक है। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिनके आधार पर हम नदियों को क्या है कि बहुत आसानी से अच्छे से कर रहे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले क्या है? अपवाह। क्या है? अपवाह है ड्रेनेज। अब हम सबके घर पे छत है, छत के अंदर एक किनारे पे नाली होती है। ठीक है।
अब कभी हम छत को गौर से देखें तो पाएंगे कि छत जो होती है एक निश्चित दिशा में ढाल ली हुई होती है। जहां नाली होती है उस दिशा में क्या ली हुई होती है, ढाल ली हुई होती है। अब इसका कारण यह होता है कि कभी जब बरसात होती है तो उसका जल इकट्ठा होकर इस नाली के माध्यम से क्या है, घर से छत से बाहर निकल जाए। तो अपवाह भी क्या होता है, कुछ छत जैसा ही होता है। अपवाह किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से जो नल निकासी की व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, अपवाह कहलाती है। अगर मैं परिभाषा अगर देखूं तो किसी स्थान विशेष पर विभिन्न धाराओं के संगम का जो जल प्रवाह है वो क्या कहलाता है, अपवाह। किसी स्थान विशेष पर विभिन्न धाराओं के संगम से जो जल निकासी होती है, जो जल प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। अब हम इसका एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम मानते हैं कोई ये क्षेत्र है, इसमें कुछ छोटी धाराएं हैं जो बहकर एक बड़ी धारा का निर्माण कर रही है। तो ये छोटी जो धाराएं हैं ये अलग अलग दिशा से आ रही है और ये मिलके एक बड़ी धारा का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो ये बड़ी धारा जो होगी इसका नाम अपन क्या रखेंगे, नदी। और ये यहां से क्या कर रही है, अपने जल का निकास कर रही है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, नदी बेसिन। और ये जो पूरा तंत्र हमें दिखाई दे रहा है ये नदी है और ये कुछ धाराएं हैं, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, अपवाह तंत्र। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? अब घर की छत पे अगर नल हमारे घर की छत है, अगर घर की छत पे पानी इकट्ठा होता रहे, निकले ना, तो क्या होगा, घर को नुकसान पहुंचेगा, सीलन आने लग जाएगी, घर की छतें कमजोर होने लगेगी। तो इसी कारण क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी क्या वहां से निकासी होना चाहिए। अब पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में एक नई समस्या पैदा हो रही है हाल के दिनों में, सेम। इस सेम क्या होता है, दलदली क्षेत्र का निर्माण। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां जल निकासी व्यवस्था जो है वो सही नहीं। तो इसीलिए अपवाह तंत्र की आवश्यकता क्यों है, किसी भी क्षेत्र से जल निकासी जो है वो अच्छे से होनी चाहिए ताकि वहां दूसरी समस्या पैदा ना हो। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जल विभाजक के रूप में। जल विभाजक क्या होता है, जल विभाजक कोई भी उच्च भूमि या कोई पर्वतीय क्षेत्र होता है जो वर्षा के जल को क्या है, दो भागों में बांट देता है। जैसे ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो ये वर्षा का जल इसके पश्चिमी ढाल में गिरेगा और इसके पूर्वी ढाल में। तो पश्चिमी ढाल की जो नदियां होंगी वो पश्चिम की दिशा में बहेगी और पूर्वी भाग में जो वर्षा होगी उससे जो नदियां बनेगी वो पश्चिमी भाग में बहेगी। अब अरावली पर्वतमाला है, जैसे कि हमने पहले वीडियो के अंदर भी जाना था, अरावली पर्वतमाला है तो राजस्थान को क्या है, दो असमान भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। हमने राजस्थान की जलवायु को वीडियो में जाना था कि जो पूर्वी भाग है ये आर्द्र क्षेत्र कहलाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा क्या अधिक होती है। और पश्चिमी भाग जो है वो शुष्क प्रदेश कहलाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा क्या होती है, कम होती है। अब राजस्थान का जो जल वितरण, राजस्थान का जो जल है वो भी अरावली पर्वतमाला द्वारा दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। अब पूर्वी भाग आंध्र प्रदेश है तो यहाँ वर्षा अधिक हो रही है तो जल अधिक होगा, तो यहाँ पर नदियां भी क्या होगी, अधिक।
ठीक है। और पश्चिमी भाग है शुष्क प्रदेश, तो यहाँ जल कम होगा, वर्षा कम होगी, जल कम होगा, तो यहाँ नदियां भी क्या होगी, कम। अब एक और बात यहाँ पर है कि ये दोनों अपना जो इन दोनों भागों से जो जल का उत्सर्जन होगा या जो जल नदियां जो जल लेके जाएगी, ये भी दोनों अलग अलग दिशा में लेके जाएगी। अब पूर्वी भाग की जो नदियां हैं जैसे बनास है, चंबल है, यह अपना जल लेके जाती है बंगाल की खाड़ी में। किसमें लेके जाती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में। जबकि पश्चिमी भाग की जो नदियां होगी यह अपना जल किसमें लेके जाती है? अरब सागर। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला राजस्थान के जल को दो भागों में वितरित कर देती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो अरावली पर्वतमाला, जैसे हम आगे के वीडियो में देखेंगे, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, तो अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, यहां पर इसकी ऊंचाई क्या है? अधिक है। ऊंचाई क्या है इसकी? अधिक। अब हमने एक बात देखी थी कि नदियों में एक महत्वपूर्ण चीज आती है उद्गम स्थल। तो जो ऊंचाई वाला भाग होता है वो क्या होता है? उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है किसी भी नदी के लिए, ठीक है। तो यदि ऊंचाई वाला भाग दक्षिण भाग में है तो यहां पर क्या है कि बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल भी क्या है? मिलेगा, ठीक है। अब राजस्थान के जो अरावली पर्वतमाला के जो दक्षिणी भाग में यहां पर क्या है कि जो बनास नदी है, यहां पर अपनी ये बेड़च नदी है, यहां पर अपनी साबरमती नदी है, इन सब का क्या है? उद्गम स्थल पाया जाता है। तो अरावली पर्वतमाला का जल विभाजक के रूप में कार्य स्पष्ट है। अब अपने आगे आते हैं टॉपिक पे कि राजस्थान का जो अपवाद तंत्र है वो क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था कि अपवाद क्या होता है, अपवाद तंत्र क्या होता है, अब अपवाद तंत्र पर अरावली पर्वतमाला का प्रभाव। अब क्या है, राजस्थान के अपवाद तंत्र को सीधे तौर में अध्ययन करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान का अपवाद तंत्र। अब राजस्थान का अपवाद तंत्र में पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान में तीन प्रमुख बेसिन्स है, तीन प्रमुख बेसिन है। एक है चंबल बेसिन, एक है लूणी बेसिन, तीसरा है माही बेसिन। अब जैसा पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी सवाल पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो या तो सबसे ऊंचा आंकड़ा या सबसे नीचा आंकड़ा, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों मुझे ये बताना है कि इन तीन प्रमुख बेसिनों में सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है और सबसे छोटा बेसिन कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में झट से अपना आंसर टाइप करके हमें बताइए। अब हम आते हैं राजस्थान के अपवाद तंत्र के भागों को। राजस्थान का जो अपवाद तंत्र है वो मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। अरब सागर अपवाद तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र और तीसरा है आंतरिक प्रवाह अपवाद तंत्र। अरब सागर अपवाद तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र और आंतरिक प्रवाह अपवाद तंत्र। वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है वो अरब सागर अपवाद तंत्र में आती है। जैसे बनास है, पश्चिम बनास है, लूणी है, मुख्य नदियां। बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र वो नदियां जो अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। जैसे चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, ये सब नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना गंगा की सहायक नदी, और गंगा कहां जल लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी।
इसके बाद तीसरा जो आता है वो आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो मरुस्थलीय, जहां वर्षा जो होती है वो कम होती है। तो वर्षा कम होती है तो नदियों में जल भी जो है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण क्या होता है कि ये जो नदियां जो बनती है, कई मरुस्थल में कई ऐसी नदियां बनती है जो शुरू होती है, कुछ किलोमीटर चलती है और वहीं खत्म हो जाती है। वो कभी भी बड़े जलाशय जैसे समुद्र है या झील है वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो उन्हें आंतरिक प्रवाह अपतंत्र के तहत रखा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि भारत देश में सबसे अधिक आंतरिक प्रवाहित नदियों वाला राज्य राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग क्या है, मरुस्थल। अब इनका कितना प्रतिशत, कुल अपवाह तंत्र में अरब सागर का लगभग 17% आता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में लगभग 23% और 60% जो आता है वो आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र में आता है। मतलब राजस्थान में अगर 100 लीटर वर्षा हो रही है, 100 लीटर वर्षा हो रही है और उसका जल नदियों द्वारा निकासित हो रहा है, तो उसमें से 17 लीटर अरब सागर की नदियां निकासित करेगी, करीबन 23 लीटर अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी की नदियां निष्कासित करेगी और लगभग 60 लीटर जल जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदियां निष्कासित करेगी। अब हम इसको बारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अरब सागर की नदियां, वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र जो है, इसकी प्रमुख नदियां, या कह सकते हैं कि अरब सागर जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक वो नदियां जो कच्छ की रण में अपना जल छोड़ती है और एक वो नदियां जो खंभात की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। कच्छ की रण में जो नदियां अपना जल लेके जाती है उसमें प्रमुख दो नदियां, एक तो है लूनी और दूसरी है पश्चिम बनास। बनास राजस्थान में दो नदी है, एक अरावली के पूर्व में और एक अरावली के पश्चिम में। तो पश्चिम जो बनास बहती है उसको पश्चिमी बनास नाम दिया जाता है और ये अपना जल जो है कच्छ की रण में लेके जाती है। दूसरा है खंभात की घाटी। खंभात की घाटी में प्रमुख जो नदियां आती है वो आती है माही, और माही के साथ में आती है साबरमती। तो हमें ये नदियां जो है बारी पढ़नी है। अब राजस्थान की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण 3 नदियां हैं, जैसे मैंने बेसिन बताए थे, चंबल, माही और लूनी। उसी प्रकार नदियां भी 3 हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी लूनी और माही, और तीसरा है चंबल। तो शुरुआत हम करते हैं लूनी नदी से। अब जैसा मैंने पहले बताया था, किसी भी नदी का अध्ययन करते समय 5 मुख्य बातें जो है वो हमें जाननी होती है। उसका उद्गम स्थल, अपवाह क्षेत्र, उसका संगम स्थल, उसकी सहायक नदियां और अंत में उसके साथ में कोई विशेषता है। तो सबसे पहले हम लूनी नदी में, अब लूनी नदी में हमें 5 चीजें पढ़नी है। लूनी नदी का उद्गम स्थल, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, लूनी नदी का संगम स्थल, लूनी नदी की सहायक नदियां और लूनी नदी से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं, उपनाम है, बांध है। तो हमें ये बहुत जानना है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है लूनी नदी, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल जो है ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है और मुख्य रूप से उद्गम स्थल और सहायक नदियों से जुड़ा हुआ। तो शुरुआत करते हैं इसके उद्गम स्थल से। तो उद्गम स्थल इसका जो होता है वो होता है नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ कहां आता है? अजमेर। अब उद्गम स्थल पे इसका नाम क्या रहता है? सागरमती। ध्यान रखना बच्चों, सागरमती।
मती। उद्गम स्थल में लूणी नदी का नाम क्या रहता है? सागरमती। अब यहाँ आती है गोविंदगढ़ करके जगह, जहां पर इसमें एक और धारा आके मिलती है, सरस्वती नाम। सागरमती में सरस्वती की धारा मिलती है, फिर इसका नाम पड़ता है लूणी। ठीक है। अब ये सरस्वती जो आती है, ये आती है पुष्कर से, दोनों अजमेर में ही। ठीक है। अब यहां पर एक इसकी जो है अपवा, पहले इसका देखते हैं इसका अपवा क्षेत्र क्या है। तो लूणी नदी का उद्गम हो गया, नाम पहाड़, इसके बाद इसका अपवाह क्षेत्र। अब अपवा क्षेत्र में ये 6 जिलों से होके गुजरती है, निकलती है ये अजमेर में, अजमेर से आती है ये नागौर में, नागौर से आती है जोधपुर में, जोधपुर से आती है पाली में, पाली से आती है जालोर में, और जालोर के बाद आती है बाड़मेर। इन 6 जिलों से होकर ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है, कच्छ के रण में जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो इसका अपवा क्षेत्र में 6 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर। इनका क्रम भी हमें ध्यान रखना है, क्रम से जुड़े हुए सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अब आता है इसका संगम स्थल। संगम स्थल इसका आ जाता है कच्छ की रण। ठीक है। ये कुल 495 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, जिसमें से राजस्थान में करीबन 370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हालांकि लंबाई पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदी। अब इसमें सबसे पहले इसमें आके जुड़ती है जोजड़ी, जो नागौर से निकलती है, नागौर से निकल के जोधपुर होते हुए लूणी से मिल जाती है। इसके बाद इसमें जो प्रमुख नदियां आती है वो आती है बांडी, फिर आती है इसमें मीठड़ी, फिर इससे जुड़ती है लीलड़ी, फिर इससे जुड़ती है सूकड़ी, फिर इससे जुड़ती है जवाई, जवाई की एक और नदी है खारी, जवाई की एक और सहायक नदी है खारी, और एक और सबसे लास्ट में जो जुड़ती है वो जुड़ती है सागी। सबसे लास्ट में कौन सी जुड़ती है? सागी। अब हमें क्या ध्यान रखना है, इनकी सहायक नदियां जो है जोजड़ी, बांडी, बांडी की एक सहायक नदी है गुड़िया, उसके बाद मीठड़ी, नीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सभी सहायक नदियां हैं। इनका क्रम हमें ध्यान रखना है, इनका उद्गम स्थल। तो जो गुड़िया से लेके जवाई तक है, इन सभी का उद्गम स्थल आता है पाली में। कहां आता है इन सबका उद्गम स्थल? आता है पाली में। लेकिन खारी का उद्गम स्थल जो आता है वो आता है सिरोही में, शेरगढ़ की पहाड़ी में। और सागी का आता है जालोर में। ठीक है। अब फिर यहां से चली जाती है गुजरात में कच्छ की रण। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात आगे जो आती है इसकी विशेषताएं। अभी विशेषताओं में से भी क्या है सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब विशेषताओं में इसकी क्या आएगी? इसके सबसे पहले उपनाम। अब उपनाम में लूणी नदी का सबसे पहला नाम क्या आता है? लवण नदी। ठीक है। ये रेगिस्तान में बहती है और लवण लेते हुए बहती है, इसका एक नाम है लवणमती। इसके बाद एक जगह है बाड़मेर में बालोतरा,
बालोतरा के से पहले इसका जल जो होता है वो मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद इसका जल जो है वो लवण युक्त होने लगता है या खारा होने लगता है। होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि अरावली पर्वत क्षेत्र के पश्चिम में अधिक वर्षा होती है, तो शुरुआत में लूणी नदी में जल अधिक होता है, लेकिन जैसे 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 पश्चिम की ओर बहती है, रेगिस्तान आता जाता है, शुष्क प्रदेश होता रहता है, तो इसमें जल की मात्रा भी क्या होती है, धीरे 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 कम होती रहती है। तो बालोतरा के आने के बाद में इसमें जल जो है वो लवण युक्त होने लगता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि लूणी नदी में बालोतरा तक जल मीठा रहता है, उसके बाद ये लवण युक्त हो जाता है। इसीलिए इसका एक नाम भी पड़ा हुआ, आधी मीठी आधी खारी या मीठी खारी नदी। इसके बाद इसका एक और नाम है अंतः सलीला। अंतः सलीला। अब ये जो नाम है यह कालिदास द्वारा अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया गया था लूणी नदी के। ये भी ध्यान रखना है, अंतः सलीला। तो एक नाम इसका हो गया लवणमती, एक हो गया खारी मीठी, एक हो गया अंतः सलीला। अब इसके ऊपर जो बांध बने हुए, इसमें मुख्य 4 बांध बने हुए, हमें चारों के बारे में जानना है। इस जगह है जोधपुर, जोधपुर के पास है जसवंत सागर बांध जो लूणी नदी पर बना हुआ। इसके बाद बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है हेमावास, जो पाली में है। हेमावास, बांडी नदी पर बांध बना हुआ है हेमावास बांध। इसके बाद सूखड़ी नदी, सूखड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है बांकली, जो कहां है, जालोर में। कहां पर है ये, जालोर। एक जवाई पर बांध बना हुआ है, जवाई बांध, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जवाई बांध को नाम क्या दिया जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये सवाल पूछा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, जवाई बांध को। अब इस पे बांध हो गए जसवंत सागर, हेमावास बांध, बांकली बांध और जवाई बांध। अब एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हमने इसकी एक सहायक नदी देखी है जोजड़ी, जो इसमें दाहिनी तरफ से जुड़ती है। इसकी एक ही नदी है प्रमुख जो इसकी दाहिनी तरफ से जुड़ती है, और यही एकमात्र नदी है जो अरावली पर्वत क्षेत्र से नहीं निकलती। बाकी जितनी भी नदियां हैं ये सभी कहां से निकलती है, अरावली पर्वत क्षेत्र। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, जो जोजड़ी नदी है ये अरावली पर्वत क्षेत्र से नहीं निकलती। इसका उद्गम स्थल आता है पोंडलू की पहाड़ियां। तो उद्गम स्थल कहां आता है, पोंडलू की पहाड़ियां, नागौर में। ठीक है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण आता है जवाई। अब जवाई नदी जो है इसका उद्गम स्थल होता है गोरिया गांव की पहाड़ियां, जो पाली में। जवाई इसका उद्गम स्थल कहां है, गोरिया गांव की पहाड़ियां, जो पाली में है। अब इसमें एक नदी आके मिलती है खारी। जवाई की एक सहायक नदी है खारी, जो इसमें आके मिलती है सायला गांव में। किस जगह पर, सायला गांव में। ठीक है। तो राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी लूणी, उसका उद्गम स्थल है नागपहाड़, उसका अपवा क्षेत्र 6 जिलों से होकर गुजरता है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर। इसके बाद इसका संगम स्थल कच्छ की रण। इसकी एक सहायक नदियां जो है जोजड़ी, बांडी, मीठड़ी, लीलड़ी,
सूखड़ी, जवाई, सागी। और इसकी विशेषताओं में हम इसके देखे थे उपनाम, लवणवती, आदि मीठी, आदि खारी, अनंत, सलीला। और इसके बाद इस पर बांध, बांध में जसवंत सागर है, जवाई बांध है, हिमावास बांध है और बांकली बांध है। तो हमारे राजस्थान से जुड़े हुए सभी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है ये लूणी नदी। तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल है जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। जवाई और लूणी नदी यह राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदियां हैं। यह किस कारण प्रदूषित हो रही है? लूणी नदी और जवाई नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदियां हैं। यह किस कारण प्रदूषित हो रही है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर लूणी नदी तक ही, इसके बाद की जो नदियां हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और भी आप इसमें किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं वो भी हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।